नमस्कार, डीडी न्यूज बिहार के प्रातः समाचार के साथ मैं रजिया सुल्ताना। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम व्यापारिक मंच को किया संबोधित। भारत में निवेश करने का दिया न्योता। पीएम मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया को बताया मजबूत सहयोगी। कहा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी से ही आपसी रिश्ता और मजबूत होगा। सम्राट कैबिनेट ने 4 शहरों में रैपिड रेल सेवा शुरू करने की दी मंजूरी। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर ग्रेटर पटना का होगा विकास। और बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बढ़ी चुनावी सरगर्मी। सभी दल कर रहे हैं अपने अपने जीत के दावे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि साझा हितों को बढ़ाना ही हमारी साझेदारी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भारत के पोर्ट, एयरपोर्ट और रेलवे में निवेश करने का ऑफर दिया। पीएम ने कहा कि दोनों देशों को नए मार्केट का लाभ मिला है। आज दुनिया अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शन और एनर्जी क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया का नेचुरल और ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है। बीते वर्षों में हमने दोनों देशों की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है। साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में बुधवार को ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां मेलबर्न पहुंचने पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया हूं। यह यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा देगी। मेलबर्न में होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। मोदी और वंदे मातरम के नारों के बीच उनका अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की पटना में बैठक हुई। बैठक में कुल 22 एजेंडों को स्वीकृति दी गई। पटना से सूबे के 4 शहरों में रैपिड रेल सेवा शुरू होगी। वहीं मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई है। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर ग्रेटर पटना बनाने का भी फैसला किया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-2030 तक सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्ट रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने की स्वीकृति मिली है। साथ ही मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई और इसे 2030-2031 तक विस्तारित करने पर भी मुहर लगी है।
रेस्को मॉडल में जो इन्वेस्टर है वो पैसा लगाएगा और जो वो उत्पादित हो रही है ऊर्जा उसको परचेज करेंगे जो कंसर्न्ड जैसे नॉर्थ बिहार एवं साउथ बिहार के जो ये बिजली कंपनी है डिस्ट्रीब्यूशन वाली, वो उनको परचेज करेंगी। तो इससे रिन्यूएबल एनर्जी भी हमें परचेज होगा और विद्युत विपत्रों में कमी आएगी और इसमें खर्चा भी हमारा इनिशियली नहीं लगेगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है। सभी प्रमुख दल इसके जरिए बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश में जुटे हैं। एक और प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत बीजेपी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बना नया चेहरा उतारकर बड़ा दांव खेला है। लेकर अपने समर्थकों के बीच उत्साह पैदा करने के साथ साथ ये संदेश देने का प्रयास किया है कि संगठन में जमीनी कार्यकर्ताओं को भी अवसर मिलता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उम्मीदवार चयन में सामाजिक समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। ऐसे में संगठनात्मक ऊर्जा और जातीय संतुलन दोनों पहलुओं पर बीजेपी ने शुरुआती बढ़त बनाने की कोशिश की है। इस चुनाव में अभिषेक कुमार सिन्हा का मुकाबला जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राजद की रेखा गुप्ता से है। अभिषेक नया चेहरा है, जबकि प्रशांत किशोर लंबे समय तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचान बना चुके हैं। हालांकि बतौर नेता विधानसभा चुनाव 2025 में बुरी तरह फेल रहे थे। इसके बावजूद उनकी चुनावी रणनीति और संगठन क्षमता को देखते हुए उन्हें हल्के में नहीं आंका जा रहा है। बांकीपुर उपचुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ बड़े राजनीतिक संदेश भी केंद्र में हैं। जन स्वराज की ओर से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ये चुनाव सरकार बनाने या गिराने का नहीं, बल्कि वैकल्पिक राजनीति को मजबूती देने का अवसर है। वहीं बीजेपी बांकीपुर को अपनी परंपरागत सीट मानते हुए पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी के लिए इस सीट का राजनीतिक महत्व देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उपचुनाव की घोषणा के बाद पहली बार 9 जुलाई को पटना पहुंचेंगे। कार्यक्रम के तहत वे महावीर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, स्काउट और गाइड मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा के नामांकन में भी शामिल होंगे। उधर राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता महिला मतदाताओं और व्यापारी वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि त्रिकोणीय मुकाबले के स्थिति में रेखा गुप्ता का प्रदर्शन चुनाव के अंतिम परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। कुल मिलाकर बांकीपुर उपचुनाव केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं, बल्कि प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए अपनी रणनीति, संगठन और जनाधार की परीक्षा भी बन गया है। यही वजह है कि इस चुनाव पर पूरे बिहार की राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन की चपेट में आने से बिहार के 2 मजदूरों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक थूटन जाम्बा ने बताया कि मृतकों की पहचान विपिन कुमार और राहुल कुमार के तौर पर हुई है। पुलिस और बचाव टीम ने मलबे में दबे 4 और मजदूरों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने बताया कि उनमें से एक को गंभीर चोटें आई हैं और लोहित जोनल जनरल हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया। इस घटना के संबंध में तेजू थाने में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है। माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी अपनी धार्मिक पहचान के साथ साथ एक अनमोल सांस्कृतिक धरोहर भी संजोए हुए है। यहाँ सदियों पुरानी मैथिल ब्राह्मणों की पंजी व्यवस्था आज भी जीवित है, जिसमें 700 वर्षों से अधिक पुरानी वंशावलियां सुरक्षित रखी गई हैं। अब इन ऐतिहासिक पांडुलिपियों को भारत सरकार के ज्ञान भारत मिशन के तहत संरक्षित किया जा रहा है। खास रिपोर्ट। परिवार अपने बेटे और बेटियों के लिए योग्य जीवन साथी की तलाश करते हैं।
लेकिन इस सभा की सबसे बड़ी विशेषता है पंजी व्यवस्था। यहाँ विवाह तय होने से पहले पंजीकार लड़का और लड़की की वंशावली का मिलान करते हैं। पितृपक्ष की 7 पीढ़ियों और मातृपक्ष की 5 पीढ़ियों तक रक्त संबंध की जांच की जाती है ताकि निकट संबंधियों के बीच विवाह न हो। रिश्ता तय होने के बाद उसका विवरण मिथिलाक्षर लिपि में लाल स्याही से ताड़ के पत्तों पर दर्ज किया जाता है, जिसे सिद्धांत कहा जाता है। मैथिल ब्राह्मणों की पूरी पांडुलिपि संरक्षित है और हर साल इसमें संख्या बढ़ती जाती है। जितने लोग पंजीयन कराते हैं उन लोगों की संख्या तो बढ़ेगी। इतिहासकारों के अनुसार इस अनूठी परंपरा की शुरुआत 14वीं शताब्दी में कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव ने की थी। इसका उद्देश्य वंशावली को सुरक्षित रखना और सामाजिक तथा वैज्ञानिक दृष्टि से स्वस्थ वैवाहिक परंपरा को बनाए रखना था। ये प्रथा बड़ नीक छलै, जैसे आज समाज के जे आर्थिक जे क्षति भ रहल छै ओहू मौसम में कम रहे, बहुत कम भ गेल छै। चिकित्सकों का मानना है कि निकट रक्त संबंध में विवाह होने पर आनुवांशिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सदियों पहले बनाई गई ये व्यवस्था आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से प्रासंगिक मानी जाती है। तो कोशिश हम लोग की यही होनी चाहिए कि सेम जो फैमिली है उसके अंदर शादियां नहीं होनी चाहिए। जितना दूर होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि जीन जो डिफेक्टेड होगा वो उस समय हम लोगों के लिए वो डोमिनेंट नहीं होगा, रिसेसिव होगा। समय के साथ ऑनलाइन माध्यम और बदलती सामाजिक सोच ने इन सभाओं की रौनक जरूर कम की है, लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए आज भी ससौला सभा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष ससौला सभा का शुभारंभ सीतामढ़ी के जिलाधिकारी रिची पांडे ने किया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के ज्ञान भारत मिशन के तहत जिले की लगभग 74,000 प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण किया जा चुका है। ससौला सभा की सभी महत्वपूर्ण पांडुलिपियां भी अब सुरक्षित कर ली गई है। जो विलुप्त होने वाली कुछ पांडुलिपियां हों जिनको संरक्षित कई वर्षों से दशकों से किया गया है, तो उसका संरक्षण करना, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, स्कैनिंग, डिजिटाइजेशन और उसका रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। तेजी से बदलते दौर में जहां कई परंपराएं इतिहास के पन्नों तक सिमटती जा रही है, वहीं सीतामढ़ी की ये पंजी व्यवस्था आज भी सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत का जीवंत उदाहरण बनी हुई है। अब इन ऐतिहासिक पांडुलिपियों का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरोहर को सुरक्षित रखने की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। दूरदर्शन समाचार के लिए सीतामढ़ी से किशोर भानुशाली की रिपोर्ट। हर बूंद का संकल्प, जल सुरक्षित कल, जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण संदेश है। बदलते जलवायु परिदृश्य और बढ़ती जल चुनौती के बीच वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों का संरक्षण और जल के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। एक रिपोर्ट। संकटग्रस्त जिलों के लिए पानी उपलब्धता सुनिश्चित करना था और फिर इस अभियान को गति देने के लिए 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया, जिसे देश के 729 जिलों, 7,213 ग्रामीण ब्लॉक और सभी शहरी क्षेत्रों तक विस्तार दिया गया। 2021 के अभियान की शुरुआत देश भर की करीब 2,69,000 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं और जल शपथ के साथ हुई, जिससे ये दुनिया के सबसे बड़े जल संरक्षण अभियानों में शामिल हुआ। जल संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ना इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। देश भर में श्रमदान, स्वच्छता अभियान, जल स्रोतों की सफाई, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोग इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक जल बचाने की सोच अब व्यवहार में ढलती दिखाई दे रही है। जल शक्ति अभियान के तहत वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण, तालाब और जलाशयों। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम व्यापारिक मंच को किया संबोधित, भारत में निवेश करने का दिया न्योता। पीएम मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया को बताया मजबूत सहयोगी, कहा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी से ही आपसी रिश्ता और मजबूत होगा। सम्राट कैबिनेट ने 4 शहरों में रैपिड रेल सेवा शुरू करने की दी मंजूरी, दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर ग्रेटर पटना का होगा विकास।
और बाकी पूर्व उपचुनाव को लेकर बड़ी चुनावी सरगर्मी, सभी दल कर रहे हैं अपने अपने जीत के दावे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थोड़ी देर में हम हाजिर होंगे अपने अपने समसामयिक कार्यक्रम के साथ।